हम लोग एल्केन के प्रिपरेशन सीख रहे थे, उसमें काफी मेथड हम लोगों ने पढ़ लिए, कुछ मेथड और बचे हुए उसको भी आज हम लोग कर लेते हैं अभी। तो हम लोगों का फिर एल्केन का प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। पहले कुछ जो बचे हुए मेथड है वो करते हैं। तो हम लोग एक रिएजेंट यूज करने जा रहे हैं बाय यूजिंग रेड पी एंड HI। रेड पी एंड HI। HI is a very strong reducing agent। हाइड्रोजन और आयोडीन का बॉन्ड बहुत बड़ा होता है तो बहुत वीक होगा, लार्ज बॉन्ड है, सो बॉन्ड इज वेरी वीक, तुरंत हाइड्रोजन रिलीज होगा एंड इट इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें देखते हैं क्या होगा। तो अगर आप जैसे फॉस्फोरस का रिएक्शन अगर आप HI के साथ करोगे तो PI3 बन सकता है प्लस ये हाइड्रोजन रिलीज हो सकता है। दिस हाइड्रोजन इज नेसेंट हाइड्रोजन, मतलब जितना चाहिए उतना रिलीज कर सकते हो। दिस इज नेसेंट हाइड्रोजन। अब ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल ऐसा है कि केमिस्ट्री में जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं सबको रिड्यूस कर सकता है। ये बहुत वर्सटाइल रिएजेंट है, ये सबको रिड्यूस कर सकता है। तो हम लोग लिखते हैं इट कैन रिड्यूस all types of polar bond। तो जितने भी टाइप को आपको केमिस्ट्री में पोलर बॉन्ड पता है सबको रिड्यूस, पोलर बॉन्ड को रिड्यूस कर, सब टाइप के पोलर बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है। ध्यान रखना, पोलर बॉन्ड मैंने बोला है, अगर कार्बन कार्बन का बॉन्ड होगा तो उसको रिड्यूस नहीं कर सकता। किसको बॉन्ड को रिड्यूस करेंगे? ध्यान रखना, पोलर बॉन्ड। तो ये हर टाइप के पोलर बॉन्ड को रिड्यूस कर सकते हैं, जितने भी आपको पता है सबको। स्टार्ट करते हैं। आपके पास इवन अगर एल्किल हैलाइड है वो भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे लिखोगे, इसको लिखा ऐसे जाएगा रेड पी और प्लस HI कर दो, नीचे HI कर दो, बात एक ही है। तो इससे क्या बनेगा? नेसेंट हाइड्रोजन। करना क्या है? करना सिर्फ आपको इतना है, देखो क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। सब में बॉन्ड को तोड़ना है, बॉन्ड तोड़ो और हाइड्रोजन पकड़ो, बॉन्ड तोड़ो हाइड्रोजन पकड़ा, हो गया। बॉन्ड तोड़ो हाइड्रोजन पकड़ाओ तो क्या बनेगा? RCH3 प्लस HCl। तो ये क्या बना आपके पास? एल्केन। तो ये आपके पास एल्केन। जितने भी टाइप के आपको पोलर बॉन्ड पता है सब तोड़ सकते हो। मान लेते हैं आपके पास अगर होता है एल्कोहल, तो एल्कोहल में भी वही रेड पी और HI। ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड कैसा होता है? पोलर। बॉन्ड तोड़ो हाइड्रोजन पकड़ाओ, बॉन्ड तोड़ो हाइड्रोजन पकड़ाओ, तो क्या है? RCH3 प्लस H2O। दूसरे वाले मॉलिक्यूल को लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे थे, यहाँ पे ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल लिखना जरूरी होता है। ये बन के एल्केन। और जितने भी पोलर बॉन्ड जो जो आपको पता सब लिख सकते हो इसमें। ROR ईथर, रेड पी HI। इसको मैं R और R प्राइम कर देता हूँ या फिर R डैश कर देता हूँ, ये दोनों बताने के लिए कि अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन का, कोई दिक्कत नहीं। बॉन्ड तोड़ो हाइड्रोजन पकड़ाओ, इधर अलग बॉन्ड पोलर है, कोई दिक्कत नहीं। सारे पोलर बॉन्ड, जितने पोलर बॉन्ड पता सब तोड़ो हाइड्रोजन पकड़ाओ। ये बॉन्ड में पोलर है, कोई दिक्कत नहीं, तोड़ो हाइड्रोजन पकड़ाओ। तो क्या क्या बना? RH और क्या बना? R डैश H और प्लस क्या बना? H2O। ये जो है ये दोनों के दोनों क्या? एल्केन। तो इसमें आपको दो एल्केन मिलेंगे। तो जितने भी पोलर बॉन्ड होते हैं सबको तोड़ो और हाइड्रोजन पकड़ाओ। मान लो आपके पास होता कीटोन, मान लीजिए कीटोन है ये, तो रेड पी और HI। जहां पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो एक बार हाइड्रोजन पकड़ा रहे, डबल बॉन्ड होगा 2 बार हाइड्रोजन पकड़ाओ, ट्रिपल बॉन्ड होगा 3 बार हाइड्रोजन पकड़ो, पकड़ाते रहो, कोई टेंशन नहीं, पकड़ाते रहो। तो जब ये डबल बॉन्ड है तो इसको तोड़ो और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन पकड़ा दो, तो आपके पास क्या बना? आपके पास बनेगा RCH2 R डैश। डबल बॉन्ड है 2 बार हाइड्रोजन पकड़ा दो और साथ में क्या बनेगा? H2O। तो बीच में जो मॉलिक्यूल लिखा है RCH2 R डैश वो हमारा होगा एल्केन। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि रेड पी एंड HI इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। Red P and HI is a very strong reducing agent. It can reduce all types of polar bond। तो ये हर टाइप के पोलर बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है।
चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो चाहे वो डबल बॉन्ड हो, हर टाइप के पोलर बॉन्ड को रिड्यूस कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, हर टाइप के पोलर बॉन्ड को रिड्यूस कर लेगा। और एग्जांपल देखते हैं, आपके पास अगर एल्डिहाइड होता, कोई टेंशन नहीं लेना है, रेड पी एच आई तो बनेगा RCH3, इसको तोड़ो और दो दो हाइड्रोजन पकड़ा दो, हो गया टेंशन, हो गया टेंशन खत्म हो गया। एसिड लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी पोलर है, इसको भी तोड़ो इसको भी तोड़ो, सब तोड़ो, जितने पोलर है सब तोड़ो, तोड़ो इसको भी तोड़ो। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसको भी तोड़ो, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तो रेड पी एच आई क्या बना RCH3। साथ में दो दो वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, वो लिखना ना लिखना आपके काम का नहीं, लिखना चाहो लिखने का बहुत मन कर रहा है लिख लो, काम का नहीं हमारे। RCOCl इसका रिएक्शन रेड पी एच आई के साथ, सब बॉन्ड तोड़ दो, ये पोलर बॉन्ड ये पोलर सब तोड़ दो, सब तोड़ दो, क्या बनेगा RCH3, पर इससे बनेगा वाटर और इससे बनेगा HCl, सब तोड़ दो, ठीक है, हमारे पास रिएक्शन होगा। और एक ले लेते हैं इसमें ईस्टर, देखिए ईस्टर रेड पी एच आई, ईस्टर में बल्कि ये वाला बॉन्ड ये ऐसा होगा, ठीक है, बेटर है ये ऐसा लिख लेते हैं। मैंने कहा सारे पोलर बॉन्ड तोड़ने, मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं कि ये मत तोड़ो वो मत तोड़ो, मैंने कहा सब तोड़ो, सब तोड़ो, इसको तोड़ो, दो हाइड्रोजन पकड़ा दिया। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन पकड़ा दिया। पर ये वाला बॉन्ड तो पोलर है, R डैश मतलब कार्बन चेन, वो भी तो पोलर है, इसको भी तोड़ो, अरे सब तोड़ो, इसको भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पकड़ा दो। देखो ये वाला मॉलिक्यूल क्या बनेगा, ध्यान से देखो तो बनेगा RCH3, ध्यान से देखो वही बनेगा। इधर वाला मॉलिक्यूल क्या बनेगा, ये बनेगा R डैश H, ध्यान से देखो वही बनेगा, प्लस दो मॉलिक्यूल वाटर के। तो क्या होता है कि रेड पी एच आई में क्या होता है, हम जितने टाइप के भी पोलर बॉन्ड होते हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जितने भी पोलर बॉन्ड पता है सबके सबको आप रिड्यूस कर सकते हो। तो उसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। कीटोन को रिड्यूस कर दो, एसिड को रिड्यूस कर दो, तो इससे बनेगा ये, और इधर आएगा CH3, ये हमारा प्रोडक्ट है। रेड पी एच आई के साथ रिएक्शन, दोनों रिड्यूस, तो क्या बनेगा प्रोपेन। तो समझ में आ गया है कि ये सबको रिड्यूस कर सकता है, चाहे वो एल्कोहल हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो कीटोन हो, चाहे वो एसिड हैलाइड हो या फिर चाहे वो एल्किल हैलाइड हो, सबको रिड्यूस कर सकता है। और आपको क्या बनाना है इससे, एल्कीन। तो ये हमारा एल्केन बनाने का एक बहुत अच्छा मेथड है। और HI याद रखना, HI इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो HI एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इससे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे पोलर बॉन्ड को रिड्यूस कर सकते हैं। अब हम लोग रिडक्शन पे आते हैं, तो रिडक्शन पे कुछ मेथड देखते हैं। तो लिखते हैं इसमें बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से कुछ चीजें सीखते हैं। बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसको रिड्यूस करने के दो बहुत फेमस रिएजेंट है। उसका मैकेनिज्म अभी हाइड्रोकार्बन में किसी भी मतलब क्या होता है कि बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, ना ही वो जेई वालों को, ना ही नीट वालों को। इसका मैकेनिज्म पढ़ाया जाएगा, पर वो कब, जब चैप्टर चलेगा कौन सा, एल्डिहाइड कीटोन। आगे चल के चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा एल्कोहल फिनोल ईथर, फिर पढ़ाया जाएगा एल्डिहाइड एंड कीटोन। जब एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ाया जाएगा तो मैं जो रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ उसका मैकेनिज्म बताया जाएगा। अभी मैं जो रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, और ये रिएक्शंस ऐसा है कि सबको याद रहता है। मैंने जो चीज़ें फील किया है कि जैसे होता है केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शंस होते हैं जो सबको याद रहता है,
कुछ रिएक्शंस होते हैं जो लोगों को याद नहीं रहते हैं, तो ये उस रिएक्शंस की कैटेगरी में आता है जो सबको याद रहता है। मतलब सबको याद मतलब थोड़ा बहुत पढ़ाई करते होगा तब याद रहेगा, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हो, अगर आपने मान लो पढ़ाई लिखाई नहीं किया है तब नहीं याद रहेगा, पर आपने अगर पढ़ाई लिखाई किया है तो याद रहेगा। पढ़ाई लिखाई करने का मतलब सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखना नहीं होता है, आपको वीडियो देखने के साथ साथ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने होते हैं। तो अगर आपने वीडियो देख के क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं तो आपको याद रहेगा। वीडियो अगर आप देख रहे हो और साथ में अगर आप नोट्स बना रहे हो, मतलब जो जो मैंने बताया हर चीज का आपने नोट्स बनाया है और साथ में फिर क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो ये रिएक्शन आपको कंफर्म याद रहेगा। सिर्फ वीडियो देख लिया है मूवी के जैसे तो आपको याद नहीं रहेगा। मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ, मूवी के जैसे देखोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, नोट्स बनाओगे और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो सब स्टूडेंट को ये रिएक्शंस याद रहेंगे, इवन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस याद रहेंगे। रिएक्शंस लोग पूछते हैं सर कैसे याद करें, उसका यही तरीका होता है, रिएक्शंस को बार बार लिखना होता है और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिएक्शंस आपको याद नहीं होंगे, सिर्फ आपको क्या होगा कंफ्यूजन। तो रिएक्शंस को पहले लिख के याद करना होता है, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। ये रिएक्शन को याद करने का तरीका होता है, बस इतना करोगे आपको सब याद हो जाएगा। तो हम लोग इसको रिडक्शन करते हैं, तो इसमें जो पहला मेथड है रिडक्शन में उसका नाम है दैट इज क्लेमेंसन रिडक्शन। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें आपके पास जो भी होगा, मान लो एल्डिहाइड कीटोन जो भी है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन जो भी है आपके पास है, तो इसका रिएक्शन करते हैं हम लोग। यहाँ पे आपके पास वही Na और मरकरी के साथ, ठीक है, Na मरकरी और साथ में हम लोग लेते हैं यहाँ पे कंसंट्रेटेड HCl। तो Na मरकरी लेना है, सोडियम मरकरी लेना है, प्लस साथ में लेना है कंसंट्रेटेड HCl। डायल्यूट नहीं लेना है, ध्यान रखना, डायल्यूट की केस में सोडियम का वाटर से रिएक्शन हो जाएगा, वो अवॉइड करना है। तो Na और मरकरी, Na मरकरी हम लोग कई बार बोलते हैं एमेलगम है, तो ये क्या आपके पास एमेलगम। एमेलगम का मतलब होता है जब आप किसी भी मेटल को मरकरी में डिसॉल्व करते हो तो एमेलगम कहलाता है। तो ये क्या है एमेलगम, एमेलगम ऑफ मरकरी। तो क्या होगा, आपको बस रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड को तोड़ देना, डबल बॉन्ड को तोड़ देना और दोनों साइड दो दो हाइड्रोजन पकड़ा देना। बस रिड्यूस करना है, तो ऑक्सीजन निकालो हाइड्रोजन पकड़ाओ, ऑक्सीजन निकालो हाइड्रोजन पकड़ाओ, तो क्या बनेगा RCH2 और R-। तो ये हमारा क्या आएगा प्रोडक्ट। जब ये होगा क्लेमेंसन रिडक्शन। हम लोग इसमें एक दो पॉइंट लिख लेते हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एल्डिहाइड और कीटोन को छोड़ के किसी को रिड्यूस नहीं करता, बहुत स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो याद क्या रखना है, इट रिड्यूसेस only aldehyde and कीटोन, इसके अलावा किसी और को रिड्यूस नहीं करता। पर इसमें एक दो दिक्कतें हैं। दिक्कतें ये है, अगर मान लो कि एल्डिहाइड कीटोन के साथ, मान लो एल्डिहाइड के साथ मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट, तो कोई दिक्कत नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, HCl एसिड है, कोई दिक्कत नहीं, वो कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। मैं जैसे एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे मान लेते आपके पास मॉलिक्यूल है, मान लेते ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, एसिड भी है कीटोन भी है, आपने इसका रिएक्शन करवाया Na मरकरी के साथ और साथ में ये कंसंट्रेटेड HCl, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसको रिड्यूस करेगा, इसको छुएगा भी नहीं, उसको कोई मतलब नहीं, उसको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा ये, मीन्स इसको डिस्टर्ब भी नहीं किया, इसको कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है, सिर्फ रिड्यूस करता है एल्डिहाइड कीटोन को, उसके अलावा कोई और रिएजेंट प्रेजेंट उसको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। तो देखो दिक्कतें क्या है वो समझते हैं। जहां पे देखो एसिड है, अगर आपने एल्डिहाइड कीटोन के साथ साथ कोई बेस वाला ग्रुप भी जोड़ रखा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो अब वो किसी के साथ रिएक्शन तो करना नहीं चाहता, पर आपने एसिड के सामने बेस को डाल दिया तो ये रोक भी नहीं पाएगा अपने आप को रिएक्शन करने से। तो अगर कोई बेस प्रेजेंट है, बेस मतलब कोई अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर रिएक्शन हो जाएगा उसके साथ। तो याद रखना है कि इन दिस रिडक्शन acid sensitive group must not, एसिड सेंसिटिव ग्रुप का मतलब होता है बेस, मतलब बेस क्या होता है, एसिड से रिएक्शन करता है,
एसिड सेंसिटिव ग्रुप मस्ट नॉट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट। तो एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, एसिड सेंसिटिव ग्रुप मस्ट नॉट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट। अगर उसमें प्रेजेंट हो गया तो फिर दिक्कतें पैदा हो सकती है। जैसे क्या दिक्कतें पैदा हो सकती है? अगर मान लो यहाँ पे लगा होता है NH2 अमीन्स NH2, तो HCl का रिएक्शन हो जाता और NH2 से बन जाता है NH3 पॉजिटिव। अरे एसिड बेस रिएक्शन होगा, बेस का काम H को लेना तो H को दे देता, तो NH2 से बन जाता है NH3 पॉजिटिव। एक दिक्कत और है, एक ग्रुप बस इसमें ध्यान रखना है कि नहीं लेना है, क्लेमेंसर रिडक्शन में अल्कोहल नहीं होना चाहिए। बेस वाला तो पूछने का चांसेस कम है, पर अल्कोहल लगा के पूछा जाता है। ये जेईई मेन में, जेईई एडवांस और नीट तीनों में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना अल्कोहल नहीं लेना है। तो याद रखना है कि इफ अल्कोहल इज प्रेजेंट, अल्कोहल अगर लिया, इफ अल्कोहल इज प्रेजेंट देन क्लेमेंसन रिडक्शन इज नॉट यूज। तो इसका यूज नहीं करते, मीन्स अल्कोहल भी रिएक्शन में चला जाएगा। जैसे मैं समझाता हूं कि क्या इसका मतलब है। सपोज कर दीजिए हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है ये, और आपने इसका रिएक्शन कराया Na, वही मरकरी, और साथ में लिया कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है ये। तो देखो आप लोगों ने पहले पढ़ लिया होगा SN1 SN2 E1 E2, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जैसे SN1 में क्या पढ़ा होगा? अल्कोहल। तो अल्कोहल में जब SN1 में क्या रिएजेंट था? HCl। तो अरे SN1 पढ़ा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये HCl है और OH है। तो OH को बाहर निकाल के क्या जुड़ जाएगा? Cl। आप इसको रोक नहीं सकते, आपके कंट्रोल में नहीं है, रोक नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे ये तो रिड्यूस होगा ही होगा, पर इसकी जगह बन जाएगा Cl। तो अगर आप चाहते हो कि अल्कोहल ना जाए रिएक्शन में, तो क्लेमेंसर रिडक्शन का यूज नहीं करते। तो क्लेमेंसर रिडक्शन क्या होता है कि मैं समझाता हूँ कि क्या क्या पॉइंट है। किसको रिड्यूस करता है? सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को, इसके अलावा किसी को छूता भी नहीं है। पर अगर कोई बेस प्रेजेंट है, मान लो यहाँ पे होता है NH2, तो उसकी जगह क्या बन जाता है? NH3 पॉजिटिव। एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और अगर बाई चांस कोई अल्कोहल हो गया, तो अल्कोहल की जगह आ जाएगा Cl। तो मीन्स किसको अवॉइड करना है? अल्कोहल नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए? बेस मतलब NH2 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी लगा है कोई मतलब नहीं है। क्लेमेंसर रिडक्शन वो मतलब समझ लो कि बहुत फिक्स है, उसका टारगेट है एल्डिहाइड कीटोन, तो एल्डिहाइड कीटोन को छोड़ के किसी को भी वो डिस्टर्ब नहीं करता है। तो क्लेमेंसर रिडक्शन सिर्फ और सिर्फ किसको रिड्यूस करता है? एल्डिहाइड कीटोन को। पर वहां पे दो ग्रुप नहीं होने चाहिए। कौन कौन से? एक तो NH2 नहीं होना चाहिए, मतलब बेस नहीं होना चाहिए, और साथ में क्या नहीं होना चाहिए? साथ में नहीं होना चाहिए अल्कोहल। तो बस ये दोनों ग्रुप नहीं होने चाहिए। तो हम लोग अब दूसरा रिडक्शन पढ़ते हैं। पहला रिडक्शन था जिसका नाम था क्लेमेंसन। अब सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड इज वोल्फ, WOLFF, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। इसको बोलते हैं शॉर्ट में WKR, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। ठीक है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन करते हैं। तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें भी सेम, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन ले लो, कोई भी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसका रिएक्शन पहले करते हैं हम लोग। ये रिएक्शन दो स्टेप में है। अगर मैंने लिखा 1 और 2, मतलब कि पहले ये करवाना है फिर ये करवाना, मतलब दो स्टेप में है। तो पहले रिएक्शन करवाना है NH2 और NH2 का, इसका करवाना है। फिर बाद में करना है रिएक्शन एल्कोहलिक KOH का और साथ में हीट। ठीक, ये करना है। और आपके पास क्या बनेगा? बनेगा वही एल्केन। ठीक है, तो क्या करना है? तो वही ऑक्सीजन को हटाया और हाइड्रोजन को जोड़ा, रिडक्शन। तो जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोला जाएगा रिडक्शन, तो मेनली रिडक्शन का मतलब है क्या करो? हाइड्रोजन पकड़ाओ, रिडक्शन हाइड्रोजन पकड़ाओ। तो दोनों साइड क्या किया? दो हाइड्रोजन पकड़ा दिए। अब इसमें इसके बारे में पहले लिख लेते हैं थोड़ा बहुत। NH2 जो होता है, NH2 को बोलते हैं हाइड्रोजन। ये नाम याद रखना, मैंने जो बताया हाइड्रोजन। और कई बार ये ऐसा लिख के भी आ जाता है N2H4।
तो ये रिएक्शन पहचानने के लिए आपको ये मॉलिक्यूल ध्यान रखना है NH2NH2। NH2NH2 नॉर्मली स्पेशली इसी रिएक्शन में यूज होता है, तो NH2NH2 को याद रखना है कि ये N2H4 को। सेकेंड वाले स्टेप में जो है, सेकेंड वाले स्टेप में हो सकता है आपको एल्कोहलिक बेस न लिख के आए, तो यहाँ पे ये क्या है, बेस ALC का मतलब एल्कोहलिक, इसका मतलब होता है एल्कोहल, मतलब कि एल्कोहलिक केवेस जैसे मान लो लिखा होता है ना एक्वस एस्ट्रोजोफोर, इसका मतलब होता है कि एस्ट्रोजोफोर कहाँ डिसॉल्व है, वाटर में, एक्वस। अगर ALC लिखा है इसका मतलब कि वहां पे सॉल्वेंट क्या है, एल्कोहल, तो एल्कोहलिक KOH, इसका मतलब क्या है कि सॉल्वेंट क्या है, एल्कोहल। अगर सॉल्वेंट एल्कोहल होगा तो लिखते हैं एल्कोहलिक केवेज। आप इसकी जगह कोई और बेस भी यूज कर सकते हो, बेस फिक्स नहीं है, कोई भी बेस यूज कर सकते हो, बस बेस होना चाहिए। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको यही बेस लेना है, तो इसकी जगह आप क्या हो सकता है कि अदर बेस कैन ऑल्सो बी यूज्ड। तो अदर बेस को भी यूज कर सकते हो, आप कोई भी बेस का यूज कर सकते हो, ध्यान रखना अदर बेस को भी यूज कर सकते हैं। तो एल्कोहलिक केवेस लेना जरूरी नहीं है, आप अदर बेस का भी यूज कर सकते हो। अब देखो इसमें दिक्कतें क्या है, अगर पहले नॉर्मली पूछे, नॉर्मली मतलब नॉर्मल केस में पूछे इसमें और उसमें कौन अच्छा है, तो बताना है ये अच्छा है। तो पहले ये लिख लेते हैं कि इसका यील्ड या इस रिएक्शन का एफिशिएंसी पिछले वाले से ज्यादा है, तो दोनों में पूछे कौन बेटर है, तो ये बेटर है। ध्यान रखना है कि WKR इज बेटर रिड्यूसिंग मेथड, तो दोनों में पूछे रिड्यूस करने का ज्यादा बेटर मेथड कौन सा है, तो बोलोगे WKR, वुल्फ किस्नर रिडक्शन एक ज्यादा बेटर मेथड है, ठीक है। तो दोनों में बेटर कौन सा है, WKR, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसमें देखो बेस प्रेजेंट है और लास्ट वाले में क्या प्रेजेंट है, एसिड। तो अगर बेस प्रेजेंट है तो अगर कोई एसिड प्रेजेंट होगा तो दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। तो एसिड का मतलब एसिड किससे रिएक्शन करता है, बेस से। तो याद रखना है कि WKR is not used when base sensitive group is present। when base sensitive group is present means क्या present है, एसिड, तो इसका यूज नहीं करते। बाकी इसके अलावा ये किसी में कोई दिक्कत पैदा नहीं करता, एल्कोहल लगाए क्या लगाए कोई दिक्कत नहीं। और नॉर्मली क्वेश्चन जो होता है, नॉर्मली क्वेश्चंस आपका एल्कोहल का ही आता है। तो मैं बताता हूँ कि क्वेश्चंस नॉर्मली क्या रहता है। जैसे पहले एक सिंपल एग्जांपल कर लेते हैं, WKR भाई ऐसा लिख सकते हैं N2H4, और आपको लिख के आ सकता है साथ में बेस और हीट। हीट मतलब उसको गर्म करना पड़ता है, टेम्परेचर याद करने की जरूरत नहीं होती, टेम्परेचर कहीं लिखा भी नहीं होता है, बस इससे क्या बनेगा, CH3, ठीक है। बेस कोई भी बेस हो सकता है, बेस एल्कोहलिक केवेस लेना जरूरी नहीं होता है। मान लो ये आपके पास मॉलिक्यूल है, अगर आप इसका रिएक्शन कराते हो वुल्फ किस्नर के साथ, इसके साथ करवाओगे तो एल्कोहल को तो छुएगा भी नहीं, तो क्या बनेगा, ये मॉलिक्यूल। तो अगर कोई क्वेश्चन में पूछा कि इससे ये बनाओ, तो इसका यूज करना है, क्लेमेंसर रिडक्शन का यूज नहीं करना है। क्लेमेंसर रिडक्शन के केस में क्या होता है, OH की जगह आ जाता है Cl, ठीक है। तो आप लोगों को ये दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। दोनों के केस में क्या करना है, बस एल्डिहाइड कीटोन से क्या करना है, ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन जोड़ना है। दोनों में क्या करना है, एल्डिहाइड कीटोन से क्या बनाना है, आपको एल्केन। और बस ये ध्यान रखना है कि क्लेमेंसन के केस में क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्लेमेंसन के केस में कोई बेस नहीं होना चाहिए और एल्कोहल नहीं होना चाहिए। और वुल्फ किस्नर के केस में क्या होता है, वुल्फ किस्नर के केस में कोई एसिड नहीं होना चाहिए। बस दोनों में इतनी बातों को ध्यान रखना है। तो ये हमारे रिडक्शन के मेथड हो गए। अब हम लोग इसमें और एक लास्ट मेथड करते हैं एल्केन को बनाने के लिए, वो आपके पास है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, तो हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन से क्या करेंगे, एल्केन बनाएंगे। डीकार्बोक्सिलेशन जब भी बोला कि डीकार्बोक्सिलेशन करो,
जैसे एक वर्ड समझाते हैं, मान लेते कभी लिखा डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? पानी निकल गया, मतलब देखो वाटर का मतलब होता है हाइड्रेशन। अगर वाटर निकल गया तो उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो अब जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड निकल गया तो उसको बोलेंगे डी कार्बोक्सिलेशन। समझ में आ गया है? ये हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर, वाटर को निकलने को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, और अगर वो निकल रहा है तो उसको बोलेंगे डी कार्बोक्सिलेशन। तो पहले समझते हैं कि क्या है इसमें। अगर आपके पास RCOOH और इससे आपने बनाया RH, मीन्स CO2 को बाहर निकाल दिया, और ये जो होता है, ये जो रिएक्शन, इसी को बोलते हैं दिस इज डी कार्बोक्सिलेशन। तो यही आपका डी कार्बोक्सिलेशन होता है। अब देखते हैं कि डी कार्बोक्सिलेशन कैसे करवा सकते हैं। इसके कुछ रिएजेंट्स देखते हैं। तो इसका देखो, जो पहला रिएजेंट है वो आपके पास है सोडा लाइम। सोडा लाइम का मतलब है, देखो सोडा और लाइम का मतलब CaO। लाइम सबको पता होगा, क्लास 10 में पढ़ाया जाता है लाइम। तो ये सोडा और ये लाइम, सोडा लाइम लेना है, ठीक है। इसमें ये आपको लेना होता है, करना क्या है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है, इसका रिएक्शन करो सोडा लाइम के साथ, NaOH प्लस CaO। ये अब कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 निकालना इतना आसान नहीं, बच्चों का खेल नहीं है, तो इसलिए बहुत तगड़ा हीट की जरूरत पड़ती है। और एक्चुअल में तो हीट 500 और 600 डिग्री की जरूरत पड़ती है, तो हीट करना पड़ता है। टेम्परेचर याद नहीं करना है। जब टेम्परेचर किसी भी रिएक्शन में, जब टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपको याद होना चाहिए, तो मैं बता दूंगा। इसका टेम्परेचर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे कभी नहीं पूछेगा टेम्परेचर कितना है। देखो टेम्परेचर का इंपॉर्टेंट तब होता है कि जब टेम्परेचर के हिसाब से रिएक्शन बदल रहा हो, कि मान लो कि 100 डिग्री पे ये हो रहा है, 200 पे ये हो रहा है, तो आपको टेम्परेचर याद करना होगा कि अरे 100 पे ये बनने वाला था, 200 पे ये बनने वाला था। जहाँ पे टेम्परेचर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए आपको बस लिख के आएगा हीट, क्योंकि एक ही रिएक्शन है, वो भी क्या, CO2 को निकालना। तो यहाँ पे कुछ अलग होने वाला नहीं, इसलिए टेम्परेचर इंपॉर्टेंट नहीं है। पर ये रिएक्शन करवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसलिए बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो इसको हीट करते हैं, तो इसमें काफी स्ट्रॉन्ग हीट की जरूरत पड़ती है। और नॉर्मली इसका टेम्परेचर याद रखना कि 500 डिग्री के ऊपर होता है। तो आपके पास क्या होगा, CO2 गैस को उड़ा दो, CO2 गैस को निकाल दो, तो क्या बनेगा RH। इसमें अगर और पूछा जाए एग्जैक्टली क्या बनता है, तो प्लस ऐसा बनता है Na2 CO3। एक्चुअली ये दो मॉलिक्यूल होते हैं, अगर आप लिखोगे तो एग्जैक्टली यही आएगा। तो यही मॉलिक्यूल एग्जैक्टली बनेगा, इसमें Na2CO3 बनता है, तो ये साथ में रिएक्शन होता है। ठीक है, आपके पास रिएक्शन हो गया इसमें। तो इसमें एक्चुअल में Na2CO3 कैसे लिखा, मैं आपको बताता हूँ इसमें एक्चुअल में होता क्या है। इसमें एक्चुअल में देखो, ये भी लिख के आ सकता है, या फिर आपके पास लिख के आ सकता है RCOONA, ऐसा भी लिख के आ सकता है। ठीक है, इसमें ये भी लिख के आ सकता है RCOONA, ऐसा भी लिख के आ सकता है। तो होता क्या है कि जब आप एसिड को लेते हो, एसिड है तो उसके सामने देखो बेस है ना, ये एसिड और बेस फटाफट रिएक्ट कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, पहले बन जाएगा RCOONA, पहले यही बन जाएगा, पहले तो यही बनेगा। अब इस RCOONA का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं Na मतलब OH के साथ, इसके साथ करवाते हैं। इसमें जो लाइम है, जो CaO जो लिखा है, जो लाइम है, एक्चुअल में ये एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का मतलब ये है कि ये मॉलिक्यूल क्या होता है, इसको निकालने में हेल्प करता है, तो इसको हीट करते हैं रिएक्शन में, लेकिन यही जा रहा है। तो देखो क्या होगा, इसमें 2 सोडियम है और ऑक्सीजन, और तो आप देखो लो यही आएगा H को यहाँ जोड़ दो, और प्लस यहाँ पे वाटर रिलीज होगा एक्चुअली, तो यहाँ पे लिखना चाहते यहाँ पे प्लस वाटर होता है, प्लस H2O। तो देखो H यहाँ जुड़ जाएगा और प्लस साथ में बनेगा Na2CO3, ये हमारा प्रोडक्ट होता है। तो हमें बाकी चीजें याद करने की जरूरत नहीं होती, बस ध्यान रखना है कि ये मॉलिक्यूल बनाना है और CO2 को उड़ा देना है, बस याद रखना CO2 को उड़ा देना है। तो कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे CH3COOH, अगर आप इसका रिएक्शन करोगे NaOH के साथ प्लस CaO और हीट किया तो बनेगा CH4, इसको उड़ा देना है, इसको उड़ाना है, तो हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होगा CH4 मीथेन बनेगा।
इसमें सीधा सीधा सोडा लाइम भी लिख के आ सकता है, सोडा लाइम ऐसा भी लिख के आता है। और हीट सोडा लाइम का मतलब है NaOH और CaO, तो क्या बनेगा, सीधा सीधा ये प्रोडक्ट बनेगा। बहुत पावरफुल रिएक्शन है, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए तो इसी वजह से बहुत पावरफुल हो गया कि किसी को भी ये डीकार्बोक्सिलेशन में कर सकता है, किसी को भी कर सकता है ये। पहले क्लेमेंसन रिडक्शन करवाया तो ये मॉलिक्यूल बनेगा, और फिर अगर आपने इसका वही सोडा लाइम करवा दिया तो फिर ये मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन हो सकते हैं जहां पर सीक्वेंस में रिएक्शंस लिखे रहे। ऐसे सीक्वेंस में रिएक्शन जेई मेन, जेई एडवांस और नीट तीनों में आता है। जेई मेन और नीट में 3 या 4 स्टेप में आते हैं। अगर रिएक्शन ऐसे आ रहा है ये फिर ये, तो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। मैंने जो देखा है अगर वो 2, 3, 4 रिएक्शन एक साथ पूछते तो वैसे में रिएक्शंस नॉर्मली बहुत इजी आता है। 3 या 4 रिएक्शन एक साथ ऐसे लिखे रहते सीक्वेंस में, ऐसा जेई मेन में और नीट में आता है। और बहुत लंबा सीक्वेंस है 7, 8, 9 का, तो वैसा आता है एडवांस में। तो चाहे 3 या 4 का सीक्वेंस हो या 8 या 9 का सीक्वेंस हो, दोनों केस में एक चीज फिक्स है कि रिएक्शन फिर बहुत ईजी आता है। तो अगर बहुत ढेर सारे रिएक्शंस पूछ रहे हैं तो वो आपका नॉलेज चेक कर रहे हैं, तो वैसे केस में नॉर्मली फिर वो आसान क्वेश्चन से देते हैं, फिर वो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन से नहीं देते हैं। तो ये डीकार्बोक्सिलेशन करने का ये पहला मेथड था। हम लोग अब इसमें दूसरा मेथड करते हैं, सेकंड आपके पास है कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस। कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस इसमें लेना क्या है, इसमें लेना आपके पास वही सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, जो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, करंट सप्लाई करना है। सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस फॉर्म एल्केन। तो लिखते हैं भाई सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, salt of carboxylic acid on electrolysis form alkane as one of the product। कई प्रोडक्ट बनते हैं, उसमें वन ऑफ द प्रोडक्ट क्या होता है, एल्केन। तो देखते हैं कि क्या होगा। तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मीन जैसे यहाँ पे होता है RCOONA या फिर RCOOK, या आप ले सकते हो भाई RCOO ट्वाइस टाइम कैल्शियम, ऐसा कोई भी ले सकते हो भाई। सॉल्ट का मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में कोई ना कोई मेटल का कटायन। ठीक है, तो ये आपके पास होगा, ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, 2 होंगे इलेक्ट्रोड, एक होगा एनोड और एक होगा कैथोड। एनोड और कैथोड में याद क्या रखना है, एनोड पे हमेशा क्या होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। तो भाई देखते हैं भाई कि एनोड पे क्या होगा। तो देखो पहले एनोड के लिए आते हैं। तो एनोड पे क्या होता है, ये जो माइनस वाला होगा RCOO पे माइनस चार्ज आएगा, वही ये जाएगा माइनस वाला। एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। तो क्या बनेगा RCOO रेडिकल प्लस इलेक्ट्रॉन जो वो बाहर निकल जाएगा। तो RCOO रेडिकल प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब होता क्या है, RCOO रेडिकल जो होगा ये कन्वर्ट हो जाता है R रेडिकल में प्लस CO2 गैस, ये गैस उड़ जाएगा, गैस उड़ गया। तो अब ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आप प्रोडक्ट को निकाल लोगे बाहर तो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं हो पाएगी, तो इसलिए रिएक्शन हो जाता है। अब ऐसे क्या होगा, ढेर सारे मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में R बनता रहेगा, ढेर सारे R बनते रहेंगे। तो इसमें क्या होगा, देखो एक R क्या होगा दूसरे R से जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा R और R। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, यही होता है प्रोडक्ट। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। इसमें एक बात ध्यान देने की जरूरत है, इसमें जो साइड प्रोडक्ट होते हैं, तो इसमें साइड प्रोडक्ट को ध्यान देना, साइड प्रोडक्ट कि साइड में क्या क्या बन सकता है। तो इसमें देखो ये कि अब देखो ऐसा तो है नहीं कि मान लो आपने इसके 100 मॉलिक्यूल लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि सीधा सीधा 100 ये बन गया और ये बन गया 50, ऐसा नहीं होगा। देखो धीरे धीरे ये बनेगा, और जब ये बनेगा तो पहले इससे तो ये बना ना, मान लो 100 मॉलिक्यूल में मान लो पहले 100 ये बने,
फिर 100 मान लेते हैं, ये अभी 20 इसमें कन्वर्ट हुआ, तो 20 ये बना तो 80 ये बचा है ना ये, तो अब ये इससे भी तो मिल सकता है। अब आप उसको रोक नहीं सकते हो, तो क्या हो सकता है कि ये वाला मॉलिक्यूल हो सकता है इससे कंबाइन हो जाए। तो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट में क्या आ सकता है, देखो इससे कंबाइन होगा तो बनेगा RCOOR, इसमें ईस्टर भी बन सकता है, ये ध्यान रखना ईस्टर। और आप लोगों ने मेरा पुराना लेक्चर्स देखा होगा, उसमें मैंने बताया था एक रिएक्शन था, दैट इज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, तो मैंने वहां पे कहा था अगर फ्री रेडिकल होता है तो उसका डिस्प्रपोर्शनेशन भी हो सकता है। तो फ्री रेडिकल का डिस्प्रपोर्शनेशन हो सकता है, तो वहां पे बन सकता है एल्केन और एल्कीन। तो वो मैं लिख देता हूं कि एल्केन प्लस एल्कीन बन सकता है, और किससे, बाय डिस्प्रपोर्शनेशन, बाय डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ आर रेडिकल, इसके डिस्प्रपोर्शनेशन से बन सकता है। तो क्वेश्चन में कई बार इसमें साइड प्रोडक्ट भी पूछा जाता है। तो अभी सबको देखेंगे कैसे क्या क्या बनेगा। पहले ये तो हो गया एनोड, ठीक है, एनोड पे हो गया। अब हम लोग इस पे आते हैं कैथोड, ये एनोड हो गया कैथोड। तो देखो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। तो आपको पता है कि Na+ का रिडक्शन नहीं होता है। सोडियम का रिडक्शन मैंने करवाने के लिए मना किया था, कहा था कि सोडियम का रिडक्शन नहीं होता है। तो क्वेश्चन किसका रिडक्शन होगा, अरे वाटर का रिडक्शन होगा। मैंने कहा था अगर सोडियम और वाटर प्रेजेंट होंगे तो वाटर को रिड्यूस करवाना है, सोडियम को नहीं करवाना है। तो यहाँ पे रिडक्शन में याद रखना कि कौन सा मतलब किसका होगा रिडक्शन। रिडक्शन आपके पास होता है इसमें H2O का। तो इसके रिडक्शन से क्या बनेगा, रिडक्शन से इसके बनेगा आपके पास H2 गैस रिलीज होगा, और प्लस बनेगा 2 टाइप OH-। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में कौन कौन सा गैस रिलीज हुआ, तो बताना हाइड्रोजन गैस और CO2 गैस। और अगर एल्केन भी गैस है, एल्केन में याद रखना कि शुरू के 4 एल्केन गैस है, कौन कौन से, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। अगर ये शुरू के 4 में से कोई एक एल्केन बन गया तो वो भी गैस रिलीज होगा। तो याद रखना है कि एनोड पे कौन सी, ये सब चीजें जेईई मेन और नीट में पूछा भी जा चुका है। तो एल्केन मतलब कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के केस में एनोड पे कौन सा गैस रिलीज होता है, CO2, और कैथोड में कौन सा गैस रिलीज होता है, हाइड्रोजन। तो ये गैस को याद रखना है, ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा। अब ये भी जो साइड प्रोडक्ट है इसके बारे में समझते हैं। पहले इसका रिएक्शन समझते हैं कैसे बनाना है, और फिर इसका साइड प्रोडक्ट को भी समझेंगे। तो पहले तो एक दो रिएक्शन समझ लेते हैं। आपको मैं जब ट्रिक बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना, कभी आप मिस्टेक नहीं करोगे, कभी भी नहीं। तो देखो क्या है, CH3COOK ऐसा लिख के आ सकता है सॉल्ट, और बस आपको लिखा होगा इलेक्ट्रोलिसिस और कुछ नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो कुछ भी दिक्कत नहीं करना, ये R, तो 2 R को जोड़ दो, प्रोडक्ट पूछा तो 2 R को जोड़ दो, तो क्या बनेगा CH3, ये इथेन बनेगा। अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछता कि बताओ कौन कौन सा गैस रिलीज हुआ, तो आप बोलोगे इथेन, और 2 गैस तो मैंने अलग से याद करवाया है, CO2 और H2। तो कितनी गैस रिलीज होगी, 3। देखो 2 गैस तो याद रखना ही रखना है। कौन कौन सा गैस, एनोड पे CO2 रिलीज होता है और कैथोड पे हाइड्रोजन, ये तो फिक्स है। यहाँ पे एक्स्ट्रा बोनस गैस कौन सा, इथेन, तो ये गैस भी रिलीज होता है इथेन, ठीक है। अब इसमें अगर आपको इसमें साइड प्रोडक्ट तो सिर्फ एक ही बनेगा, और वो भी अभी इसमें रहने देते साइड प्रोडक्ट, आगे वाले में देखते हैं। CH3 CH2 COONA, ये हमारे तो मॉलिक्यूल है, और आपने इसका क्या इलेक्ट्रोलिसिस, तो इससे क्या बनेगा, बस ये R है, ये R, इसको 2 बार जोड़ दो, तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारा ब्यूटेन प्रोडक्ट है। अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पे ये तो ब्यूटेन आ गया, गैस पूछा, ब्यूटेन भी गैस होता है, LPG। तो 3 गैस है, कौन कौन सा, H2 CO2 और ब्यूटेन। अब इसमें आता है साइड प्रोडक्ट पे। साइड प्रोडक्ट देखो जो बनता है उसका अमाउंट 1% से भी कम होता है, पर अगर पूछा गया है कि बताओ और क्या क्या बनता है, तो आपको बताना पड़ेगा वो, तो क्या क्या लिखे जाएंगे। और साइड प्रोडक्ट में हम लोग जैसे CO2 को नहीं काउंट करते, क्यों, क्योंकि CO2 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं है। तो हम लोग जब साइड प्रोडक्ट की बात करेंगे तो सिर्फ आपको ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट बताने हैं, CO2 और H2 को नहीं बताना है, सिर्फ ऑर्गेनिक के। हम लोग क्या पढ़े, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
तो जब भी प्रोडक्ट और साइड प्रोडक्ट पूछा जाए तो आपको सिर्फ ऑर्गेनिक वालों का आंसर देना है। तो यहाँ पे देखो साइड प्रोडक्ट क्या क्या होगा। तो देखो मैकेनिज्म में क्या था, मैकेनिज्म पे चलते हैं तो पहले बनता है CH3 CH2 COO रेडिकल, यही बताया था। फिर इससे बनता था CH3 CH2 रेडिकल, अरे ये R था ये रेडिकल, तो दोनों को मिला दो तो पहला साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहला बनेगा वही CH3 CH2 COO और CH2 CH3 ईस्टर, ठीक ईस्टर बन गया। और दूसरा क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन, कैसे होगा डिस्प्रोपोर्शनेशन देखते हैं। तो देखो इसको आप क्या करो, 2 बार लिखो, ये हो गया। इसके हाइड्रोजन को यहां पकड़ा दो तो इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी एक है, इसको एक चाहिए होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां मिलेगा दोनों में, और एक मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देखो, दोनों से एक लेके चला जाएगा, बॉन्ड बना लेगा और एक इसको मिल जाएगा, और जब इसको मिलेगा तो दोनों मिलके एल्कीन बना लेंगे। मतलब उससे क्या क्या बनेगा, उससे बनेगा CH3 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये किससे बना, ये बना डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ CH3 CH2 रेडिकल, इसके डिस्प्रोपोर्शनेशन से, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो साइड प्रोडक्ट भी पता होना चाहिए पर मेनली मेन प्रोडक्ट, तो हमारा मेन प्रोडक्ट वहां पे क्या बनेगा, ब्यूटेन, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ये होता है कोल पे इलेक्ट्रोलिसिस। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। हमारा ये आर, ये वाला आर है, इसको 2 बार जोड़ दो बस। तो बस ये हमने 2 बार जोड़ दिया तो ये हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप लोगों को सबको समझ में आ जाओगे ये कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस था। तो हम लोग भाई डीकार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं, एल्केन को बनाने का लास्ट मेथड है। डीकार्बोक्सिलेशन में ये 2 मतलब मेन मेथड 2 थे। अब इसके अलावा कुछ 1-2 छोटे मोटे मेथड इसी डीकार्बोक्सिलेशन से। तो इसमें क्या होता है, बाय सिंपल हीटिंग, इसको हम लोग बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट। अब ये हीटिंग इफेक्ट क्या है, इसको ध्यान देना। ये एक मॉलिक्यूल है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। तो होता क्या है, फंक्शनल ग्रुप के पहला वाला कार्बन अल्फा, अगला वाला बीटा। तो होता क्या है कि पहला वाला अल्फा है और दूसरा वाला बीटा है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के बीटा वाले पोजीशन पे मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के बीटा वाले पोजीशन पे एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट है, तो उस केस में अगर आप इसको हीट करोगे, हीट भी मैं बोलूँ तो नहीं, बस इसको वार्म करना है 60-70 डिग्री पे, बस इसको वार्म करना है, तो उससे ये गैस निकल जाता है बाहर और इससे बन जाता है ये मॉलिक्यूल प्लस CO2 गैस। तो डीकार्बोक्सिलेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। तो क्या बोलेंगे, अगर आपके पास बीटा एल्डिहाइड कीटोन को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल, अगर आपके पास बीटा कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसको हीट करने से क्या होता है, CO2 गैस रिलीज हो जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन। तो इसमें याद रखना है कि CO2 गैस is released when we heat बीटा कार्बोनिल एल्डिहाइड कीटोन को कंबाइन करके कार्बोनिल बोलते हैं, when we heat बीटा कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये इसमें मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, ट्रिक वो ध्यान रखना है। इसमें CO2 को निकालने पे, एक्चुअल में CO2 को निकालने पे यहाँ पे कार्बोनाइन बनता है, कार्बोनाइन तो पता ही होगा। तो इसमें ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि वो ध्यान रखना है। तो जब आप CO2 को निकालते हो तो जहां पे बनता है कार्बोनाइन, और वो जो कार्बोनाइन जो होता है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड होता है, ठीक है। ये तो कार्बोनाइन बनना है तो कई बार आपको 2-3 मॉलिक्यूल दिए जाएंगे, पूछेगा बताओ इसमें से किस में डीकार्बोक्सिलेशन फास्ट होगा।
तो कार्बोनाइल बनना है तो याद रखना है जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा। तो डीकार्बोक्सिलेशन में भी कई बार कंपेयर करने के लिए आ सकता है, जैसे मैं एग्जांपल एक करवा देता हूँ। तो इससे याद रखना है कि इसमें बीटा वाले मतलब निकालने पे क्या होता है आपके पास इसमें अनायन आता है, बस याद रखना कि अनायन बनेगा। जैसे ये पहला मॉलिक्यूल लेते हैं, ये सेकेंड मॉलिक्यूल लेते हैं, और अगर इन्हीं दोनों कंपेयर करते हैं, अगर दोनों में पूछे कि बताओ किसमें डीकार्बोक्सिलेशन फास्ट होगा, तो देखो इसको निकालने पे माइनस आ जाएगा रेजोनेंस, इसको भी निकालने में माइनस आ जाएगा रेजोनेंस, पर रेजोनेंस के साथ साथ यहाँ क्या जोड़ा NO2। NO2 क्या होता है, NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो NO2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, तो ये कार्बोनाइल को और स्टेबल करेगा। तो अगर इसमें डीकार्बोक्सिलेशन का रेट पूछा तो सेकंड वाले में डीकार्बोक्सिलेशन फास्ट होगा फर्स्ट के कंपैरिजन में। तो याद रखना है कि इसमें कार्बोनाइल बनता है, बस ये ट्रिक याद रखना, इसको हटा के कार्बोनाइल बनता है कार्बोनाइल। तो जितना स्टेबल कार्बोनाइल होगा उतना फास्ट क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये समझ में आया कि आपके पास अगर कार्बोनिल ग्रुप के अगर बीटा पोजीशन पे क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है तो आपको एक को बाहर निकालना है। और ऐसे में एक और बात याद रखने की, अगर आपके पास एक ही कार्बन पे अगर दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर एक कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अगर आप इसको भी हीट करोगे तो एक को बाहर निकाल देना है। अगर हीट करोगे तो एक को बाहर निकाल देना, तो क्या बनेगा, बनेगा CH2COOH और एक को चुपचाप बाहर कर देना बस। अगर एक ही कार्बन पे होना चाहिए, मतलब कि अगर एक कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब कि आपके पास अगर एक ही कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब एक टर्म होता है जेमिनल। जेमिनल का मतलब क्या होता है, ये मैं वर्ड लिखा था जेमिनल। अगर सेम फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन में प्रेजेंट है तो कहलाएगा जेमिनल। तो हम लोग इसको बोलेंगे दिस इज जेमिनल जेम। तो जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये जेमिनल होना चाहिए, मतलब कि एक ही कार्बन पे दोनों COOH होना चाहिए, जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जेमिनल वर्ड का यूज तब करते हैं जब एक ही कार्बन पे सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो एक ही कार्बन पे 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए कहलाएगा जेमिनल। तो देखते हैं आपके पास क्या है, जैसे है CH3 CH2 CH COOH COOH। अगर आप इसको हीट करो, मान लो हम लोग इसको बस सिंपली हीट करते, सिंपली हीट, तो आपके पास क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 COOH। ये जो एक CO2 होगा बाहर निकल जाएगा सिंपली। और अगर आप इसके आगे मान लो अगर लिख दो तो सोडा लाइन NaOH प्लस CaO और इसको हीट, तो बन जाएगा CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारे प्रोडक्ट होगा। अगर इसको हीट करेंगे, इसको ध्यान से देखो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड ये वाला कार्बन ये अल्फा है और ये बीटा है, तो बीटा पे फिर से क्या जोड़ा है कार्बोनिल, तो इसको हीट करने से क्या बनेगा, जे मॉलिक्यूल बना। और अगर आप इसका मान लेते हमने करवा दिया N2H4 प्लस एल्कोहलिक KOH के साथ हीट, तो क्या बनेगा, ये आपके पास कौन सा रिएक्शन है, दिस इज वुल्फ के साथ रिडक्शन, तो आपके पास बनेगा साइक्लोहेक्सेन। तो हम लोगों ने अभी तक क्या सीख लिया, अभी तक हम लोगों ने सीख लिया है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। अब हम लोग करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन।